इसमें हमने एंजाइम्स पढ़े थे कौन से बताइए। फर्स्ट इज पेपेन। इसने क्या प्रोवाइड किया था इसके डाइजेशन में बताइए, कितनी फ्रेगमेंट्स और कौन सी। साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो फिर ध्यान नहीं रहेगा, लास्ट तक तो बिल्कुल नहीं रहेगा। बताइए, एक बार आंसर कीजिए। टू फ्रेगमेंट्स ऑफ ए बी प्लस वन एफ सी। एंड सेकेंड हमने देखा था पेप्सिन। पेप्सिन ने क्या प्रोवाइड करा था? वन एफ ए बी, नहीं, वन एफ, वन फैब फ्रेगमेंट एंड वन एफ सी, नहीं। यस अपर्णा, एफ ए बी टू प्लस वन एफ सी, नॉट वन एफ सी। वन एफ सी नहीं था, ए बी टू प्लस मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ एफ सी। ऐसे बताया था ना, दिस इज वन फ्रेगमेंट ऑफ ए बी टू प्लस मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ एफ सी, लाइक दिस, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। दिस इज आवर थर्ड एंजाइम। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूस कर देगा किसको? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को। ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब कौन से डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा ये? दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंटरचेन, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, लाइक वी हैव द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। हमारे पास है बी एम ई। दिस इज बीटा मरकेप्टोइथेनॉल। ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें? वन फ्रेगमेंट, टू फ्रेगमेंट, थ्री प्लस फोर। ये कौन सी होंगी? बड़ी वाली, बड़ी वाली फ्रेगमेंट्स, हैवी एंड हैवी। और छोटी वाली लाइट और लाइट। दिस इज एन टर्मिनस, एन टर्मिनस, सी सी। गुड। तो हमारे पास मरकेप्टोइथेनॉल से दिस विल बी गेट। ओके। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा तो आप आंसर करने की ट्राई करना। ठीक है। कंडीशन वन, वी हैव द ब्लड सैंपल, और हमने इसमें से क्या निकाल लिया? एंटीबॉडी निकाल ली। आफ्टर द ट्रीटमेंट विद पेपेन, पेपेन का ट्रीटमेंट दिया और एंटीबॉडी निकाल ली। यही आएगी हमारे पास पेपेन के ट्रीटमेंट के बाद। अब दिस इज आवर ब्लड स्ट्रीम। दिस इज आर्बिट्रेरी सिचुएशन। ओके, रियल में तो पेपेन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज इन विवो कंडीशन, आर्बिट्रेरी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सी पार्ट में बेसिकली। वो कंडीशन देंगे, फिर उससे उसके बेस पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उससे हमें उसका आंसर निकालना है। तो इसमें क्या होगा देखो, पेपेन था, पेपेन ने ट्रीटमेंट करके हमें क्या प्रोवाइड करा? टू फ्रेगमेंट्स। क्या प्रोवाइड करता है? टू एफ ए बी प्लस एफ सी। ओके, तो हमारे पास ये आ गई। और एफ सी का रोल तो होता नहीं बाइंडिंग में। ठीक है, एक एक हमारे पास कंडीशन है। चलो पहले यही देखते हैं। ये आया। अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को, सीडीआर मौजूद होंगे इसके पास या नहीं मौजूद होंगे? ये बताइए, इसके पास सीडीआर होंगे या नहीं होंगे? क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग? मैं पूछ रहा हूँ कि पेपेन के डाइजेशन के बाद जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? दिस विल बी गेट ना। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसके पास सीडीआर होंगे या नहीं होंगे? नहीं बेटा, ऊपर वाले के पास एक दो फ्रेगमेंट है ना एफएबी की। एफएबी की दो फ्रेगमेंट है।
दिस इज द एंटीबॉडी आफ्टर ट्रीटमेंट विद पेपेन, व्हाट विल गेट? यही तो मिलेंगे हमें, होंगे ना? यस होंगे। गुड विमलदीप। हियर द सीडीआरस आर प्रेजेंट। होगा, यस। अब कंडीशन है कि ब्लड स्ट्रीम में एंटीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, दिस इज द एंटीजन, और ये एंटीजन आ गया। तो ये बताइए इसको रिकॉग्नाइज करेगा, बाइंड करेगा इससे? ये ध्यान रखना है कि दिस इज द इन विवो कंडीशन। बताइए एंटीजन की बाइंडिंग होएगी यहाँ पे? ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, आंसर करूंगा इसका मैं। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। पेप्सिन है, पेप्सिन का ट्रीटमेंट दिया, देन व्हाट विल वी गेट? वी गेट दिस स्ट्रक्चर, वन फ्रेगमेंट ऑफ इंटैक्ट, वन फ्रेगमेंट ऑफ इंटैक्ट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। कितनी? दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, और मल्टीपल फ्रेगमेंट्स ऑफ एफसी। अब ये बताइए जब एंटीजन इंट्रोड्यूस होगा तो इस पे बाइंडिंग शो करेगा? आफ्टर द पेप्सिन डाइजेशन ये एंटीजन इस पे बाइंड करेगा? अब देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। जब हम बात करते हैं, आप कह रहे हो कि हाँ जी बाइंड करेगा, तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब हम बात करते हैं इन विवो कंडीशन की, इन विवो कंडीशन मीन्स ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक एनिमल में हो रहा है या हमारी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में और क्या मौजूद है? हमारे पास लिवर मौजूद है, वी हैव लिवर। और लिवर का क्या फंक्शन होता है? जो भी प्रोटीन डिस्टोर्टेड या अपनी नेटिव फॉर्म में नहीं होते, ब्रोकन डाउन होते हैं, वो क्या कर देता है? एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट करके, यस बाय द कंसेप्ट यू आर राइट विमल, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहे हैं। दिस इज द इन विवो कंडीशन। समझिए एक बार आप पहले। लीवर है, लीवर जो डैमेज प्रोटीन होते हैं उनको क्या करता है? बॉडी से रिमूव कर देता है। तो हमारे पास ये क्या है? ये डैमेज प्रोटीन ही तो है। दिस इज द डैमेज प्रोटीन, दिस इज द डैमेज प्रोटीन। ओके, तो हम बात करते हैं कि अब रिमूव कर दिया तो एंटीजन बाइंड करेगा ही नहीं। पर इसमें भी एक चीज है कि जो ये वाला है ना, जो जो पेपेन के डाइजेशन में हेल्प कर, पेपेन के डाइजेशन के बाद दिस फ्रेगमेंट इस पे एंटीजन बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो सीडीआर है वो इंटैक्ट नहीं है। समझ रहे हो? इसमें सीडीआर इंटैक्ट नहीं है और इसमें सीडीआर इंटैक्ट है। ये देखो, तो इसमें क्या होगा कि एंटीजन इस पे बाइंड कर देगा लेकिन नो फर्दर फंक्शन, फंक्शन लॉस्ट हो चुका है इसका। हम यहाँ पे बाइंडिंग तक की बात कर रहे हैं, ये रिकग्नाइज कर लेगा, बाइंड कर लेगा, लेकिन जो ये पेपेन के डाइजेशन के बाद है ये बाइंड नहीं करेगा, दिस विल नॉट बाइंड। ओके, क्योंकि ये इसको रिमूव कर देगा, पर यहाँ पे हमारे पास इंटैक्ट बाइंडिंग साइट है तो ये बाइंड कर जाएगा, लेकिन फंक्शन इसका भी नहीं होगा, लीवर इसको भी रिमूव कर देगा। तो एंटायरली अगर ऑप्शन को देख के चलोगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे आपको क्वेश्चंस में, तो अगर उसमें मिलता है आपको कि बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर है यस बाइंडिंग हो जाएगी। लेकिन क्या स्पेसिफिक बाइंडिंग के बाद कोई वो फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं। अच्छा ये बताओ पहले, क्लियर है ये बात? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर एंड इट्स फंक्शन, बाइंडिंग पॉसिबल होएगी बस FAB2 की, और आगे नो फंक्शन परफॉर्म होएगा, कोई फंक्शन नहीं करेंगे ये। ठीक है, दिस इज द कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन है इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो क्या होता है? लैब कंडीशन। ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ट्रीटमेंट दिया पेपेन का प्लस पेप्सिन का, दिस इज आवर ब्लड, और इससे हमने एक्सट्रैक्ट कर ली एंटीबॉडीज, एंड दिस इज द पेट्री प्लेट।
यहाँ पे हमारे पास सेम आएगा पेपेन के डाइजेशन से और पेप्सिन के डाइजेशन से। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है यहाँ पे, नो लीवर इज इन्वॉल्व, इन विट्रो कंडीशन है, तो उस लीवर का फंक्शन प्रेजेंट नहीं होगा। तो हमने एक एंटीजन लिया और वो इंट्रोड्यूस कराया पेट्री डिश के अंदर। तो बताइए बाइंडिंग होगी या नहीं होगी, और होगी तो किस पे होगी और नहीं होगी तो किस पे नहीं होगी, बताइए। होगी, दोनों पे होगी। दोनों पे बाइंडिंग होगी। अभी देखो इंटैक्ट तो नहीं है, मैं मान गया वो बात, विमलदीप सही कह रहे हो, इंटैक्ट नहीं है, लेकिन सीडीआर तो प्रेजेंट है। उस कंडीशन में क्या था कि लीवर इसको रिमूव कर दे रहा था, लेकिन इसमें जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो इसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर ले रही थी। लेकिन इसमें अलग अलग है, तो ये जल्दी रिमूव हो जाएगा, इसको रिमूव होने में टाइम लगेगा। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस। तो इस पे बाइंड हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है, जो इन विट्रो कंडीशन है, इसमें दोनों पे बाइंड होएगा एंटीजन। यस, द बाइंडिंग विल अकर ऑन द बोथ बिकॉज द सीडीआर्स आर प्रेजेंट, तो पेट्री डिश में ही है। एंड दिस again the second fragment is also present and the CDRs are also present in the petri dish itself. It is not removed. तो एंटीजन विल बाइंड ऑन बोथ, ये आपको ध्यान रखनी है ऐसी कंडीशंस। ठीक है, तो एंटीजन जो है वो दोनों पे बाइंड करेगा, बट विल नॉट, ये आप सही कह रहे हो कि विल नॉट इनिशिएट इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजन विल बाइंड टू बोथ द फ्रेगमेंट्स। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कैसी कंडीशन है, क्या हो रहा है, समझ आया। आगे चलते हैं फिर, बताइए। ओके सर, गॉट इट। अब ये हो गई पेप्टेन और पेप्सिन की बात। अब हम देखते हैं कि मरकेप्टोइथेनॉल के क्वेश्चंस में कैसे आज तक आए हैं। एक क्वेश्चन है, बीटा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना बस। बीटा मरकेप्टोइथेनॉल। ठीक है, इससे हमने ट्रीट किया, बीएमई से ट्रीट कर दिया, और जो हमारे पास एंटीबॉडी आई, दिस इज लाइक आईजीजी। और एक एंटीबॉडी हमारे पास कंट्रोल, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। फिर हमने इनका क्या करा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने इनका बैंड्स देखे। दिस इज मोनोमेरिक आईजीजी। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को कितने बैंड मिलेंगे जिसमें ट्रीटमेंट दिया है उसमें, और अनट्रीटेड में कितने मिलेंगे, और ट्रीटेड ट्रीटेड में कितने मिलेंगे। मरकैप्टोइथेनॉल में क्या दे रहा था, टू लार्ज फ्रेगमेंट ऑफ हैवी एंड टू शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट। अनट्रीटेड में एक मिलेगा, यस, और ट्रीटेड में टू फ्रेगमेंट्स, टू बैंड्स। गुड। एक शॉर्ट, एक हैवी का, वन हैवी एंड वन लाइट, और इसमें इंटैक्ट सिंगल, सिंगल बैंड। ठीक है, ये क्लियर है। अब मेरे को बताओ कि आईजीएम में ट्रीटेड और अनट्रीटेड में कितने मिलेंगे बैंड। दिस इज पेंटामेरिक, सोच के बताओ अच्छे से, ईज के लिए ये लगा दे रहा हूँ। दिस इज आईजीएम, इसमें हमें कितने बैंड मिलेंगे। 10 बैंड। हाउ 10 बेटा। सेम आई गेस, वन फॉर हैवी, वन फॉर लाइट। गुड। और अनट्रीटेड में दो। अनट्रीटेड में बताओ पहले, चलो इसका मैं बताता हूँ फिर। देखो अनट्रीटेड में तो क्या होगा, अनट्रीटेड में सिर्फ एक बैंड मिलेगा, ठीक है, सिंगल बैंड।
यस। अब ये देखो, इसका स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान से देखो। दिस इज मोनोमर, दिस इज मोनोमर, दिस इज मोनोमर। ये सारे क्या है, मोनोमर है और आपस में जुड़े हुए हैं। मोनोमर में हमने देखा कितने बैंड मिलते हैं, हमें दो बैंड मिलते हैं, एक हैवी का एक लाइट का। ठीक है, आपने भी कहा दो बैंड मिलेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जे चेन भी इन्वॉल्व है इसमें। दिस जे चेन, इसका भी एक बैंड मिलेगा हमें। ठीक है, तो हमें कितने बैंड मिलेंगे? थ्री बैंड। दिस जे चेन इज इन्वॉल्व, तो इसका भी हमें एक बैंड मिलेगा। तो ये याद रखना है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर में हमें थ्री बैंड्स मिलेंगे। वन फॉर हैवी, वन फॉर लाइट, एंड वन फॉर जे चेन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आईजीए के बारे में। इसका स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूँ, फिर आप बताना कितने बैंड मिलेंगे इसमें। दिस इज जे चेन, दिस इज सिक्रीटरी कंपोनेंट। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? अब इसको देख के बताओ, आफ्टर द ट्रीटमेंट विद बीटा मरकैप्टो इथेनॉल, इसके कितने बैंड प्रोवाइड होंगे? बताइए सोच के। वेरी गुड, वी विल गेट फोर बैंड्स। तीन तो सेम आईजीएम वाले, हैवी लाइट और जे चेन के, और एक एक्स्ट्रा किसका, सिक्रीटरी कंपोनेंट का। ठीक है, वन हैवी, वन लाइट, वन जे चेन, एंड वन इज सिक्रीटरी कंपोनेंट। आई थिंक अब आपको क्लियर है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, विद द स्ट्रक्चर्स। चले आगे फर्दर मूव करें। ये क्लियर है? और इसका मैं निमोनिक बता देता हूँ आपको, टाइप कैसे याद रखनी है। जी, ए, एम, ई और डी। दिस इज ऑल फाइव आपकी जो आईजीजीज हैं। गेम डी से याद रखना है आपको। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई एंड आईजीडी। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि आईजीए का क्या स्पेसिफिसिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो डाइमरिक तो है ही, बता दिया। ये है 10% टू 15% ऑफ होल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? सिक्रीटरी कंपोनेंट है तो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है। इसका जो रोल आता है वो सिक्रीशन में आता है, मेजर रोल इन सिक्रीशन। सिक्रीशन में कैसे? म्यूकस में, सलाइवा सिक्रीशन में, टीयर्स में प्रेजेंट होती है, और ह्यूमन मिल्क या मदर्स मिल्क में। मदर्स मिल्क में आईजीए प्रेजेंट होती है।
ठीक है, और ये जे चेन जो है ये आपको पता ही है, दिस इज फॉर पोलीमराइजेशन, मोनोमर्स को जोड़ने के लिए। ये हो गया, आईजीजी हो गया, आईजीएम हो गया, आईजीए हो गया। अब आईजीई के बारे में देखते हैं। आईजीई, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो है मोनोमर। और इसका जो मेजर रोल आता है वो आता है एलर्जी में, एलर्जेंस में, जब एलर्जेंस घुसते हैं बॉडी में, लाइक पोलन ग्रेन्स और सर्टेन टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स जिनसे एलर्जी हो जाती है, तो वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करता है, आईजीई। ये याद रखना है आपको, एलर्जी में इसका मेन रोल है, एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी यू कैन से, मेजर रोल इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी आपका अलग से एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे आपको हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। चार टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ को हम बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, डीटीएच। ठीक है, और इसका जो रिसेप्टर है वो कहाँ मौजूद होता है, कौन सी सेल्स पे होगा, अगर एलर्जी है तो आपको पता होगा कि मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल पे इसका रिसेप्टर मौजूद होता है, जो क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन। वो हिस्टामिन कैसे सिक्रीट करते हैं, आईजीजी रिलीज होता है, और जब मास्ट सेल आईजीजी से बाइंड करते हैं तब इसका इम्यून फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है, देन मास्ट सेल विल सिक्रीट हिस्टामिन टू kill the pathogen, kill the allergen by creating inflammation, kill the antigen। इसका एक अपना मैकेनिज्म है, वो आगे पढ़ाएंगे मैकेनिज्म में, जब इफेक्टर फंक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे। और कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसोफिल सेल्स पे, बीएमई, और इयोसिनोफिल्स पे। ये सेल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ये आपका सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, उसमें क्लियर करेंगे बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और मास सेल्स हो गया। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि इनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, एम, बी एंड ई, मास सेल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। क्लियर है, अब देखते हैं आईजीडी के बारे में। अब आईजीडी क्या है, आईजीडी भी मोनोमरिक है। ठीक है, आप कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है सेल सरफेस पे, प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इसका एग्जैक्ट फंक्शन है वो अभी अननोन है, अननोन फंक्शन। तो इसको इसके बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस याद रखना कि मोनोमेरिक है और सेल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये हमारे पास मोनोमेरिक आईजीजी है। अब हम पढ़ेंगे पैराटॉप के बारे में। पैराटॉप क्या होता है, पैराटॉप, ये देखिए, दिस इज CDR1, CDR2, CDR3, 1, 2, 3। दिस रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट,
दिस इज कौन सा पार्ट है ये? वीएल। दिस इज वीएच। के और ये सीडीआरस मौजूद है इस पर। ये हमने बताया 100 से 110 अमीनो एसिड का है। ठीक है, तो पैराटॉप्स क्या होते हैं? मान लो ये एंटीजन आया, ये बाइंड करेगा, रिकॉग्निशन होगी। और रिकॉग्निशन किन से होती है? दोनों से होती है, वेरिएबल लाइट के सीडीआर और वेरिएबल हैवी के सीडीआरस मिलकर रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बात तो मैं पता है। तो पैराटॉप क्या बोलते हैं? पैराटॉप्स आर द कंबाइंड सीडीआरस ऑफ बोथ वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट। तो combined CDR of both variable heavy and variable light chain are called the पैराटॉप। और इसको क्या बोलेंगे सर? सिंगल पैराटॉप। सिंगल एक पैराटॉप बनाता है दोनों मिलके। ठीक है, तो हमारे पास आईजीजी में कितने पैराटॉप होंगे? कितने पैराटॉप प्रेजेंट होंगे आईजीजी में हमारे पास? टू, वेरी गुड, क्योंकि आइडेंटिकल है, सेम जो कंडीशन है वो इधर भी एप्लीकेबल है। यहाँ भी क्या प्रेजेंट होंगे? सीटीआर होंगे। तो हमारे पास दो पैराटॉप मौजूद होंगे। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? तो दो पैराटॉप होंगे। और कौन फॉर्म करेगा? तो सीडीआर ऑफ बोथ वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? लोकेशन क्या होगी? तो एंड टर्मिनस। ठीक है। अच्छा, आईजीएम में कितने पैराटॉप होंगे? बताइए, आईजीएम में कितने पैराटॉप होंगे? स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा क्या? तो लगा देता हूँ। बताइए यार, आईजीएम में 10। वेरी गुड। 1। गुड, आई थिंक क्लियर ही है। तो इसमें कितने प्रेजेंट होंगे? 10 पैराटॉप। ठीक है, तो आगे से अगर पैराटॉप की बात हो तो आपको देख लेना कि बोथ जो एंटीजन बाइंडिंग साइट जिसको बोलते हो इक्विवेलेंट है पैराटॉप्स के। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टर फंक्शन। बेसिकली 3 इफेक्टिव फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है फेगोसाइटोसिस, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, एंड थर्ड है एडीसीसी। एडीसीसी स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। एडीसीसी। ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। दिस इज आवर एंडोथेलियल सेल। यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास? ब्लड।
ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड में होता है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब यहाँ दो कंडीशंस ले रहा हूँ मैं। दिस इज विदाउट एंटीजन और दिस इज विद एंटीजन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ एंटीबॉडी मौजूद है। और क्या प्रेजेंट है? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। दिस इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या होता है बताइए? न्यूट्रोफिल क्या होता है? ग्लूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी। यस। तो इस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक रिसेप्टर इसके पास प्रेजेंट होता है। किसका? आईजीजी। आईजी जी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है इसके पास। ठीक है, एक और रिसेप्टर इसके पास मौजूद होता है, इंटरल्यूकिन 8। इसका रोल अभी नहीं आएगा, इसका रोल आगे आएगा जब सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे। बस याद रखने के लिए है, इंटरल्यूकिन 8 और आईजीजी का रिसेप्टर इसके पास मौजूद है। अब ये कंडीशन है विदाउट एंटीजन। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं कि सर्टेन जो प्रोटीन्स उनके ऊपर रिसेप्टर हैं, तो क्या करेंगे कि जो भी जिस भी चीज़ का रिसेप्टर है वो उससे बाइंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इन ब्लड नॉर्मल कंडीशन में ये अपना रिसेप्टर शो कर रहा है, लेकिन एंटीबॉडी विदाउट एंटीजन है तो इससे बाइंड नहीं करेगी। इट विल नॉट बाइंड टू द न्यूट्रोफिल सेल। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे कि हम ये फ्री फॉर्म में है। दिस इज नाउ इन द फ्री फॉर्म। अभी कोई एंटीजन नहीं है तो ये फ्रीली अपना मूव कर रही है ब्लड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लेनर कॉन्फर्मेशन। अब ये प्लेनर कॉन्फर्मेशन में है। प्लेनर कॉन्फर्मेशन में है, इससे बाइंड नहीं करेगी। क्यों बाइंड नहीं करेगी? क्योंकि प्लेनर कॉन्फर्मेशन में जो बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं, जो बाइंडिंग साइट्स हैं, वो एक्सपोज नहीं होती हैं। बाइंडिंग साइट्स ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन जी नॉट एक्सपोज्ड इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब है कि अभी एंटीजन से बाइंड ये नहीं हुई है, इसने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा है, कोई आया ही नहीं है, विदाउट एंटीजन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप अपने घर में हैं और कोई आता है तो आप पहले क्या करेंगे? मैंने पहले भी समझाया था कि आप पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस केस में देखते हैं कि एंटीबॉडी यहाँ मौजूद है और ये इंजरी हो गई है, सेल में इंजरी हो गई। इंजरी होगी तो एंटीजन क्या करेंगे? अंदर घुसेंगे। अब ये सेल्स में आ चुके हैं तो ये क्या करेंगे? ये इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि जैसे आप अपने घर में हैं और कोई आ गया, पहले तो आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मेरा ही रिलेटिव है, जान पहचान का है, या मैं इसको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के लिए हम देखते हैं सीडीआर का रोल आता है। ठीक है, फिर आपको पता लगा कि ये तो मेरी जान पहचान का ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो उसको पकड़ लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लिया एक तरह से। फिर क्या करेंगे? हेल्प के लिए बोलेंगे आप अपने जो पड़ोसी वगैरह हैं, जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्प के लिए बोलेंगे। कोई अननोन पर्सन हमारे घर में आ गया है, तो ये पड़ोसी इसमें ब्लड में कौन है? न्यूट्रोफिल्स हैं, एनके सेल्स हैं और मैक्रोफेजिज हैं। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ये मौजूद हैं, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये एंटीजन को बाइंड कर लेंगे सीडीआर पैराटॉप से। नाउ द एंटीजन इज बाउंड। अब बाइंड करेंगे तो क्या होएगा? इसकी जो फॉर्म है वो फ्री फॉर्म से बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ इट इज प्रेजेंट इन द बाउंड फॉर्म। बाउंड फॉर्म मीन्स एंटीजन को इसने रिकॉग्नाइज कर लिया और बाइंड कर लिया एंटीजन के साथ। इतना समझ आ रहा है आपको? बताइए। बोलिए जल्दी बेटा, फिर आगे चलते हैं। IgGR।
IgG रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन 8 रिसेप्टर। ठीक है। अब ये बाउंड फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। अब ये बाउंड फॉर्म में है तो मान लो मेरे को किसी से हाथ मिलाना है, मैं प्लेनर कॉन्फर्मेशन में हूँ, मैं खड़ा हूँ ऐसे। बाइंडिंग साइट एक्सपोज का क्या मतलब है कि मैं ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, अपने हाथ भी नीचे कर रखे हैं मैंने अटेंशन पोजीशन में। अगर मेरे को किसी से हाथ मिलाना है तो हाथ आगे ले जाना पड़ेगा ना, हाथ मिलाने के लिए। तो उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फर्मेशन चेंज होगा। जो मेरा स्टेबल कॉन्फर्मेशन था वो चेंज होके हाथ आगे आएगा, तो मेरा एक तरह से प्लेनर से स्टेपल में चला जाएगा। सो प्लेनर टू स्टेपल, पहले प्लेनर था फ्री फॉर्म में। चेंज इन कॉन्फर्मेशन फ्रॉम प्लेनर टू स्टेपल। और जैसे ही ये कॉन्फर्मेशन चेंज होएगी, तो जो बाइंडिंग साइट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, और इन दिस रीजन। ये कौन सा डोमेन है बताइए। डोमेन्स पढ़े हैं ना हमने, तो बताओ कौन सा डोमेन है जिसमें बाइंडिंग साइट्स मौजूद है। CH डोमेन तो है, लेकिन CH का कौन सा, विच डोमेन। हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा था ना इसको। ऊपर वाला तो CDR था, फिर उसके नीचे वन, फर्स्ट डोमेन, देन सेकंड डोमेन, एंड देन थर्ड डोमेन। FC तो बेटा ये पूरा ही है। हमने डोमेन में डिवाइड करा था ना, कल मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चर। सेकंड, ये देखिए, ये देखो, दिस इज CH1 डोमेन, दिस इज CH2 डोमेन, एंड दिस इज CH3 डोमेन। याद आया। ये डोमेन वन, CH1, CH2 और CH3। तो बाइंडिंग साइट्स कहाँ एक्सपोज हो रही है हमारे पास, यहाँ पे CH3 डोमेन में। जब इसका कॉन्फर्मेशन चेंज होएगा तो यहाँ पे बाइंडिंग साइट्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगी। किसके लिए, न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर के लिए। आई बात समझ। ठीक है, तो क्या कहाँ पे होंगी, दिस इज CH3 डोमेन। और ये अब हम इफेक्टर फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल रहे थे FC डोमेन। तो इस पूरे को FC बोल रहे थे क्योंकि ये क्रिस्टलाइजेबल फॉर्म में मिलता है आफ्टर द डाइजेशन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब हम इसको बोलना शुरू कर देंगे FE डोमेन। याद रहेगा, FE डोमेन। CS3 का FE पार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। E फॉर इफेक्टिव, इफेक्टर फंक्शन। समझ आ रहा है। आगे चलें, इतना समझ आया। क्या होएगा, विदाउट एंटीजन तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री फॉर्म है, प्लेनर है, कोई कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी। लेकिन जैसे ही हमारी इंजरी अकर्ड होती है, दिस इज द इंजरी, इंजरी आ गई, एक्सपोज हो गई स्किन, एंटीजन अंदर घुस गए। एंटीजन अंदर घुसे तो रिकॉग्निशन किया, रिकॉग्निशन करते ही क्या हुआ, बाउंड फॉर्म जनरेट हो गई। बाउंड फॉर्म में क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ, उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। किससे, प्लेनर से स्टेपल में आ गया वो, फ्रॉम प्लेनर टू स्टेपल, स्टेपल कॉन्फर्मेशन। अभी तक इतना हुआ है। ठीक है, दिस इज CH2 डोमेन। इसका भी अभी रोल आएगा आगे। स्टेपल में आया तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, CH3 डोमेन, दीज आर द बाइंडिंग साइट्स। और यहाँ हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल मौजूद है। तो अब क्या करेगी ये, पहले तो ये बाइंड नहीं करना चाह रहे थे उससे, क्योंकि कॉन्फर्मेशन है वो प्लेनर थी। अब जो ये न्यूट्रोफिल है, ये इससे IG
आर के थ्रू, आईजीजीआर के थ्रू बाइंड कर जाएगी। एंटीबॉडी बाइंड कर गई अलोंग विद द एंटीजन। एंटीजन भी अभी बाइंड है इसके साथ। ये एंटीजन है, सीडीआर से बाउंडेड है, और ये न्यूट्रोफिल के साथ क्या हो गई, बाइंडिंग शो हो गई इसकी यहाँ पे। ये आईजीआर है, आईजीजीआर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आगे क्या होएगा। जैसे ये बाइंडिंग होएगी, तो क्या आपको पता है न्यूट्रोफिल क्या है? फेगोसिटिक सेल है। और फेगोसिटिक सेल का क्या फंक्शन होता है? टू डिग्रेड द प्रोटीन्स और परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या करेगी, दिस होल स्ट्रक्चर विल गेट फेगोसाइटोस्ड। तो ये रिसेप्टर से सेल के अंदर आ जाएगा सारा। ये एंटीजन बाउंड है, एंटीजन बाउंड है। इसने क्या बना लिया यहाँ पे, एंडोजोम। एंडोजोम, दिस इज एंडोजोम, दिस इज न्यूट्रोफिल। एंडोजोम, ये बाउंड है स्ट्रक्चर अभी भी एंटीजन भी इसके साथ। ये पूरी एंटीबॉडी को क्या कर लेगी, इंटरनलाइज कर लेगी अपने अंदर। गेट इंटरनलाइज्ड इनटू द साइटोसोल ऑफ द ग्रेन्युलोसाइट होती है ये आ गई। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजोम। लाइजोजोम में सर्टेन प्रोटीएजेस प्रेजेंट होते हैं, लाइक डिफेंसिन एंड ग्रेन्जाइम। और भी सर्टेन टाइप्स के होते हैं, वो भी हम सेल्स में पढ़ेंगे आगे। तो ये जो एंडोजोम है, ये लाइजोजोम के साथ क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज। और क्या बना लेगा, एंडोलाइजोजोम कॉम्प्लेक्स ऐसे, विद द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड बाउंड एंटीजन। और इसको क्या कर देगा, ये जो प्रोटीएजेस हैं, ये इस एंटीबॉडी के साथ बाउंडेड स्ट्रक्चर को किल कर देंगे अल्टीमेटली। प्रोटीएज क्या करते हैं, अभी पढ़ा है हमने, रिडक्शन करते हैं। तो प्रोटीएजेस इसको रिड्यूस करके इस एंटीजन को किल कर देंगे। ठीक है, समझ आया? इसको बोलते हैं हम एडीसीसी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड। सेल कौन सी, न्यूट्रोफिल। दिस इज एडीसीसी। समझ आ रहा है आप लोगों को? बेटा जवाब दीजिए। और न्यूट्रोफिल इसके बाद क्या करेगी, न्यूट्रोफिल विल परफॉर्म, विल परफॉर्म एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? अभी ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रोफिल में इंटरनलाइज कर दिया और these proteases are secreted in the neutrophil। तो ये पूरी न्यूट्रोफिल विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अनदर एंटीजन। ये खुद को भी मार लेगी। इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ। और ये रिमूव हो जाएगी, सिस्टम से रिमूव हो जाएगी। तो दिस न्यूट्रोफिल विल परफॉर्म एपोप्टोसिस। जब इसके सारे प्रोटीज एक्शन में जाएंगे, एंटीबॉडी विद विद एंटीजन किल करेंगे, तो इसमें जो एंटीबॉडी है वो भी किल हो जाएगी। और अलोंग विद द न्यूट्रोफिल, पहले एंटीबॉडी, पहले एंटीजन किल होगा, देन एंटीबॉडी किल होगी, देन उसके बाद क्या करेंगी, ये न्यूट्रोफिल एपोप्टोसिस में चली जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडीसीसी। और इसी को जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन का है, आईजीजी का, विद न्यूट्रोफिल, ये पूरा प्रोसेस, इसको यहाँ तक लास्ट तक एडीसीसी बोलते हैं। लेकिन जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है, जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा था, हमने देखा था कि फेगोसाइटिस परफॉर्म होगा
और एडीसीसी होगा। अभी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का हम रोल इसमें देखेंगे। तो फैगोसाइटोसिस हो गया। और जो फैगोसाइटोसिस कराता है उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन। तो यहाँ पे ऑप्सोनिन परफॉर्म कराने वाला कौन है, बताइए। ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल कौन है यहाँ पे? कौन परफॉर्म करवा रहा है ये डीसीसी? किसकी हेल्प से हो रहा है? नहीं बेटा, जो स्टार्ट हुआ है, न्यूट्रोफिल तो कर ही रही है, वो तो मेन है, वो तो फेगोसिटिक सेल है। दिस इज द फेगोसिटिक सेल। लेकिन जो इनिशियल मॉलिक्यूल था वो क्या था अपना? वो था आईजीजी। तो एंटीबॉडीज कैन बिहेव एज ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल। एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल्स। एंटीबॉडी, गुड। ऑप्सोनिन मॉलिक्यूल। और जो प्रोसेस है रिकॉग्निशन से लेके रिसेप्टर से अटैच होने तक, जो ये कैस्केडिंग प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। कल मैंने बताया था ना, मैं कल पढ़ाऊंगा ऑप्सोनाइजेशन। इट इज अ कैस्केडिंग मैकेनिज्म। कैस्केडिंग होता है जैसे एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, ऐसे लाइन से, सीरियल वाइज। ठीक है, अब हम करते हैं बात कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। कॉम्प्लीमेंट क्या था, थोड़ा सा रह गया, इसी में देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट में कैसे हेल्प करती है एंटीबॉडीज? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन। जैसे मैंने पहले पढ़ा था, पहले भी जिक्र हुआ था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का स्टार्टिंग में ही, जब मैं इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे स्टार्टिंग में जस्ट। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक सिस्टम है प्रोटीन्स का, जो हमारी ब्लड में ही प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। दिस इज एंडोथेलियल सेल्स। ये हमारा जो है ब्लड मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यहीं पे हमारे पास सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज की हेल्प करेगा या किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं हम एक बैक्टीरिया। दिस इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोट है। मतलब इसमें नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसका ये साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या करता है, 70 एस आर एन ए से अपना क्या प्रोटीन फॉर्म करता है, पैथोजेनिक प्रोटीन्स ये फॉर्म करता है। और जब भी इन्फेक्शन होता है, मान लो यहाँ इंजरी आ गई, तो ये क्या करता है, अंदर जाता है और अपना जो प्रोटीन कंटेंट है, जो पैथोजेनिक प्रोटीन है, वो रिलीज कर देता है। ठीक है, फिर हमारी एंटीबॉडी जो आती है वो इससे बाइंड करती है पैथोजेनिक प्रोटीन से, और हमारा जो है एडीसीसी और फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस परफॉर्म होता है। दिस इज द सिंपल वे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रोल नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इसकी मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं अभी देखेंगे प्रोसेस। अब इसके पास कोई और चीज़ है नहीं, तो ये क्या करेगा कि इससे जो साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, वो लीक कर जाता है। साइटोसोल लीकेज। साइटोसोल लीक होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली इसकी क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है, मर जाता है। और ये कौन पोर क्रिएट कौन करता है, दीज प्रोटीन्स, दीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पोर क्रिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे ही ये बाइंड करता है, जैसे ये बैक्टीरिया के पैथोजेनिक प्रोटीन एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं, तो एक तो हमारे पास था CH3 डोमेन में, जिसमें कि न्यूट्रोफिल के रिसेप्टर, न्यूट्रोफिल जो है वो बाइंड करती है CH3 डोमेन में। अब देखो मैंने यहाँ पे ऊपर ये भी बनाया हुआ, देखो ये, दिस इज CH2 डोमेन। ओके, तो यहाँ क्या होगा, CH2 डोमेन में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसके साथ साथ चल रहा है। तो ये क्या करेंगे, ये बाइंड कर देंगे
इससे बाइंड करके और इसके जो प्रोटीन्स है फिर वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के साथ मिलके इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को अल्टीमेटली क्या कर देंगे, किल कर देंगे। एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कौन से प्रोटीन्स होते हैं और कैसे पोर क्रिएशन होती है। दिस इज अभी के लिए बस याद रखो कि दिस इज अ पोर क्रिएटिंग प्रोटीन्स। अब ये बताओ मेरे को, आपको ये क्लियर है आज का? अभी हम फिनिश करते हैं।